हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमशाला। आज की क्लास में हम क्लास 11 से स्टेट्स ऑफ मैटर की आज लास्ट क्लास लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में हमने जो गैस लॉज हैं और आइडियल गैस इक्वेशन है उन्हें समझा था। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, इसमें हम किसी भी गैस की जो डेंसिटी है और उसका जो मोलर मास है, इनके बीच क्या रिलेशन होता है वो हम आइडियल गैस की मदद से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेरिवेशन। Let n moles of a gas is enclosed in a cylinder at temperature T having a molar mass m. Let P be the pressure of gas and V be its volume। मतलब कि हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर हमने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया है और इसमें हमने एक गैस को फिल किया है। अब यहाँ पे इस गैस का जो अमाउंट है उसमें इसके नंबर ऑफ मोल्स है n, जो इस गैस का प्रेशर है वो है P, जो वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रही है वो है V, और हमने इसे टेम्परेचर T पर यहाँ पर रखा है। तो अगर हम इस गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो हम सब जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। अब इसी में हमें रीअरेंजमेंट करनी है। इसकी नेक्स्ट स्टेप हम ये लिख सकते हैं कि P इंटू V इक्वल टू, अब हम सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, RT डिवाइडेड बाय M क्या है? इस सिलेंडर में जो गैस है उसका टोटल मास, और कैपिटल M इज़ द मोलर मास ऑफ अ गैस। ये वेरी कर सकता है अलग अलग गैस के लिए। तो अब हम P को यहीं रहने देते हैं और हम इस मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं एंड वी विल गेट P इज इक्वल टू M बाई V RT डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब ये सब जानते ही हैं कि M बाय V इज इक्वल टू डेंसिटी। तो फाइनली यहाँ पर P इज इक्वल टू DRT डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं फाइनली, तो D विल बी इक्वल टू P इंटू M डिवाइडेड बाय R इंटू T। तो ये आपके न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये रिलेशन दिखाता है डेंसिटी और मोलर मास के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट फॉर अ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेज प्रेजेंट इन इट। मतलब कि जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमने एक कंटेनर में गैसेस का मिक्सचर लिया है। तो मिनिमम यहाँ पे 2 गैसेस हो सकती है, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो फिलहाल हमने 3 गैसेस का मिक्सचर यहाँ शो किया है, आप अलग अलग कलर से देख सकते हैं, हमने रिप्रेजेंट किया है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब भी हमारे पास गैस का मिक्सचर होता है तो इस कंटेनर पे, ये जो कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, इस कंटेनर पे जो टोटल प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे P कैपिटल T से। ये सिंपली उन तीनों गैस के अपने इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम होगा। अब जब भी हमारे पास मिक्सचर होता है तो उस मिक्सचर में किसी एक गैस के प्रेशर को, जो पर्टिकुलर कोई एक गैस अपना प्रेशर अप्लाई कर रही होगी, उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो मान लीजिए जैसे इसमें 1, 2 और 3 गैसेस हैं, तो फर्स्ट गैस जो भी प्रेशर अप्लाई कर रही है उसे हम P1 कह देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। ऐसे ही P2 एंड P3, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 गैस का मिक्सचर लिया। अगर 2 गैस का मिक्सचर होता तो P1 प्लस P2। तो डाल्टन लॉ सिंपली यही कहता है कि टोटल प्रेशर उस कंटेनर का जो भी होगा या उस मिक्सचर का जो भी होगा वो हर गैस के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। ठीक है। अब इस लॉ को और हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये डेरिवेशन, तो आप समझेंगे अच्छे से। हमें यहाँ पर रिलेशन डिराइव करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, किसी एक गैस का प्रेशर मैंने अभी बताया,
और उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के बीच में। आप सब जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया है, मोल फ्रैक्शन होता है काई और पार्शियल प्रेशर होता है पी। अब चाहे वो गैस कोई भी हो, 1 है तो 1 लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे, या अगर कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल है तो जैसे हाइड्रोजन गैस है तो हम PH2 लिख देंगे। हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन डिराइव करना है यूजिंग डाल्टन्स लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन। तो डेरिवेशन के लिए कुछ अजम्पशंस है वो हम देखते हैं कि जैसे अब हमने इस कंटेनर में 2 गैसेस का मिक्सचर शो किया है 1 और 2, या फिर यहाँ पर हमने डेरिवेशन के लिए इन्हें मान लिया A एंड B गैस। ठीक है, आप 1 और 2 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारे अजम्पशंस है कि हमने एक कंटेनर में 2 गैसेस का मिक्सचर लिया, वो उस कंटेनर की वॉल्यूम V है, टेम्परेचर जो हमने यहाँ पर मेंटेन रखा है वो T है, PA क्या होगा, गैस A का पार्शियल प्रेशर, PB गैस B का पार्शियल प्रेशर, PT टोटल प्रेशर, और Na और Nb इन दोनों गैस के इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स जो हमने वहाँ पे लिए हैं। तो अब इसी को ध्यान में रखते हैं डेरिवेशन पे आते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिर से आइडियल गैस इक्वेशन से। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन हम सब जानते हैं होता है PV = nRT। हम क्या करेंगे, ये आइडियल गैस इक्वेशन उन दोनों गैसेस के लिए अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट गैस के लिए लिख रहे हैं तो उसका प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर है PA, वॉल्यूम तो दोनों के लिए कॉमन है तो वो हम V लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A हमने Na कहा, R यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है इसलिए ये एज इट इज रहेगा, और टेम्परेचर भी दोनों का सेम है। तो ये गैस A के लिए हो गया। सिमिलरली गैस B के लिए क्या होगा, PB × V = NBRT। इसे हम कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या था, कि जो टोटल प्रेशर होगा इन दोनों गैसेस के मिक्सचर का, वो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर का क्या होगा, सम होगा, PA + PB। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 और 2 हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। P टोटल क्या हो जाएगा, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमें PA की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो PA की जगह हमें मिलेगा NaRT, और जो लेफ्ट साइड में वॉल्यूम था वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, प्लस ऐसे ही हम PB के लिए लिखेंगे तो होगा NBRT / V। अब आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स में RT / V कॉमन है, तो हम उसे अगर सेपरेट कर दें तो Na + NB रह जाएगा और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा RT/, ये कॉमन आ गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, इसे हम कहेंगे इक्वेशन 3। तो ये जो इक्वेशन 3 है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो डायरेक्टली कई बार न्यूमेरिकल में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे भी हम याद रखेंगे। तो आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम डेरिवेशन को आगे पढ़ाएंगे। तो एक बार हम इक्वेशन 1, 2 और 3 दोबारा लिखेंगे। इक्वेशन 1 था PA = NaRT/V, वैसे ही PB था NBRT/V। अब जो हमारा थर्ड इक्वेशन था वो था P टोटल = Na + NBRT/V। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड इक्वेशन 1 by 3। इक्वेशन 1 by इक्वेशन 3।
तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 था पी ए और इक्वेशन 3 में हमारा लेफ्ट साइड था पी टी, हमने डिवाइड किया, इक्वल टू राइट साइड में हमारे इक्वेशन 1 में क्या था, एन ए आर टी अपॉन वी, और इक्वेशन 3 में क्या है, एन ए प्लस एन बी, और इसमें भी हमारे पास है आर टी अपॉन वी। तो आप देख सकते हैं आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी कॉमन टर्म्स है तो ये कैंसिल हो जाएंगे कम्प्लीटली। हमारे पास क्या बचा, पी ए डिवाइडेड बाई पी टी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस, अब आप क्लियरली देख सकते हैं, हम सब जानते हैं कि एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी क्या होना चाहिए, इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, क्योंकि यहाँ पे हमने ए के मोल्स लिए हैं, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू, जो यहाँ पे टोटल प्रेशर डिवीजन में था यहाँ पर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें किसी एक गैस के पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन मिलता है। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरह से हमारे सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करें थर्ड इक्वेशन से, तो हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा, पी बी इज इक्वल टू काई बी इंटू पी टोटल। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, बेसिकली ये एक आइडिया है, ये एक थ्योरी है जो हमें गैसेस के बिहेवियर को समझने में मदद करती है, उनके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर यानी कि पार्टिकल लेवल पर। इनके जो पॉइंट्स है, आइडियाज़ है, पोस्टुलेट्स है, वो इनके मॉलिक्यूलर लेवल पर बेस्ड है और जो हमें पूरे गैस के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसीलिए इस मॉडल को हम माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करती है। तो बेसिकली हमें इनके पोस्टुलेट्स समझने हैं और ये जो पोस्टुलेट्स है ये मेनली आइडियल गैसेस के लिए है, जो हमने पहले देखा था कि जो सारे गैस लॉज को फॉलो करे उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। तो एक आइडियल गैस कैसी होती है उसके बारे में ये सारे पोस्टुलेट्स है। तो वन बाय वन पोस्टुलेट्स देखेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट इज gases consist of large number of small particles that are so far apart that the actual volume of a particle is negligible as compared to the empty space between them। देखिए ये बहुत important point है, the actual volume of a particle is negligible as compared to the empty space between them, this explains the high compressibility। देखिए पहला पॉइंट कहता है कि गैस में बहुत सारे बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इतने दूर होते हैं एक दूसरे से कि अगर हम ऐसे, एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, ये इनके बीच की स्पेस है, तो अगर आप देखेंगे तो स्पेस के कंपैरिजन में एक सिंगल पार्टिकल की जो वॉल्यूम है, साइज़ है, वो बहुत ही छोटी है, जिस वजह से ये थ्योरी ये कहती है कि हम पार्टिकल्स की वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन लार्ज स्पेसेस की वजह से ही गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है, यानी कि हम बड़ी आसानी से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आगे काम आएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एट नॉर्मल कंडीशन, यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो आइडियल गैसेज हैं उनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं। अब इसका एक्सप्लेनेशन, इसका रीज़न वो क्या देते हैं, क्योंकि जो गैस है वो लगातार एक्सपांड होते हैं और अपने आसपास की सारी स्पेस जो उनके पास अवेलेबल है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है,
इसलिए पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने देखा कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी पॉइंट आगे काम आएगा, तो आपको ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू विच गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, तो ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग मोशन पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, प्रेशर इज एक्सर्टेड ड्यू टू दीज कोलिजन्स विच इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब कि जब कोई गैस का पार्टिकल मूवमेंट में होता है तो वो एक दूसरे से तो टकराते ही हैं, साथ में जो पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं और इसी कोलिजन की वजह से वो उसके ऊपर फोर्स और प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि गैस हर डायरेक्शन में इक्वली एक्सपांड होती है इसलिए प्रेशर भी हर डायरेक्शन में ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कोलिजन्स ऑफ गैस पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक which means that the total energy of molecules is same before and after the collision. However, energy of individual particle may change. अब इसका कहना क्या है कि जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो मान लीजिए पहले पार्टिकल की शुरुआत की जो एनर्जी है वो है 5 जूल और जो सेकंड पार्टिकल है इसकी है 8 जूल, तो इनका टोटल कितना हुआ, टोटल एनर्जी हुई 13 जूल। अब मान लीजिए इनके बीच में कोलिजन हुई और कोलिजन की वजह से दोनों की स्पीड में फ़र्क आया और पहले वाले पार्टिकल की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बढ़कर हो गई 6 जूल और दूसरे की हो गई 7 जूल। तो क्या है कि दोनों पार्टिकल्स की जो इंडिविजुअल एनर्जी है वो चेंज हो गई, बट अगर मैं अभी भी इन दोनों का सम देखूँ तो वो कितना आएगा 13 जूल। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि जब पार्टिकल्स टकराते हैं तो उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज चेंज हो सकती है लेकिन जो टोटल एनर्जीज है सबकी मिलाकर वो कभी चेंज नहीं होती, और ऐसे कोलिजन्स को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, और इसका वो रीज़न क्या देते हैं, ऐसा इसलिए होता है या इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स कभी भी रुकते नहीं। अगर एनर्जी चेंज होती, कम होती टोटल एनर्जी, तो धीरे धीरे वो पार्टिकल्स का मोशन कम होते होते वो स्टॉप हो जाते, बट एज वी ऑल नो गैस पार्टिकल्स गैस मूवमेंट डज नॉट स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट है एट एनी इंस्टेंट different particles of gas have different speeds and hence different kinetic energies. However, the distribution of speeds remain constant at a given temperature. अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी एक टाइम पर अलग अलग पार्टिकल्स की स्पीड देखें तो वो स्पीड वेरी कर सकती है, यानी ऐसा नहीं है कि हर पार्टिकल की स्पीड सेम रहेगी, किसी की स्पीड कम रहेगी, किसी की ज़्यादा रहेगी, किसी की मीडियम रहेगी। और क्योंकि स्पीड्स अलग है इसलिए जो काइनेटिक एनर्जीज होगी वो भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, बट जो स्पीड का और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एक टेम्परेचर पे वो कभी चेंज नहीं होता। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, मान लीजिए जो लोएस्ट वैल्यू है किसी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी की वो है मान लीजिए 10 जूल। ठीक है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है मान लीजिए 30 जूल। तो ये 10 से लेकर 30 ये है डिस्ट्रीब्यूशन। तो भले ही अलग अलग पार्टिकल्स की स्पीड अलग हो, काइनेटिक एनर्जी अलग हो और वो कोलिजन्स की वजह से बदल भी रही हो, बट जो लोएस्ट वैल्यू है और हाईएस्ट वैल्यू और उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जीज का वो कभी चेंज नहीं होगा। कब तक, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है इसका, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर ये एवरेज वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया, अभी हमने इससे पहले वाले पॉइंट में देखा कि हर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, इसलिए हम उन सब के एवरेज की बात कर रहे हैं। जो एवरेज वैल्यू होगी पूरे गैस के
पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की, वो हमेशा टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये एवरेज वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी जो इंडिविजुअल स्पीड्स हैं वो बढ़ जाती है। क्योंकि इंडिविजुअल स्पीड्स बढ़ जाएगी, टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, इसीलिए एवरेज की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो यही आगे कंटिन्यू किया है इस पॉइंट में। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड दे कोलाइड विद द वॉल्स विद हायर स्पीड एंड दस एक्सर्ट मोर प्रेशर। और इसमें आपको टेम्परेचर और प्रेशर का जो डायरेक्ट रिलेशन था हमने पहले देखा था वो भी एक्सप्लेन किया है। तो ये सारे पॉस्टुलेट्स थे काइनेटिक थ्योरी के, और मेरिट्स मतलब कि इनकी जो अचीवमेंट्स है वो भी दे रखी है कि ये सारे गैस लॉस को डिराइव करने में सक्षम है। और जो सेकंड पॉइंट है कि इन पॉस्टुलेट्स की मदद से और जो इन्होंने इस थ्योरी से हमें फार्मूले मिलते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में केमिस्ट्री में हमें फार्मूला नहीं है, लेकिन ये थ्योरी कुछ फार्मूले भी देती है इंपॉर्टेंट, और उन फार्मूले से जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रियल गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो गैस लॉस को फॉलो तो करती है बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही वो फॉलो करती है। अगर कंडीशंस बदल जाएं तो वो आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करती, उसमें से थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो यही हमने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है, रियल गैसेस बिहेव आइडियली ओनली विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ कंडीशंस, बियॉन्ड दिस रेंज डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड, है ना। अब हमें सबसे पहले तो इस डेविएशन के रिगार्डिंग ये देखना है कि हमें इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, हम कैसे कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि डेविएशन आता ही है। तो इसके लिए हमें दो ग्राफ देखने हैं। पहला ग्राफ है पीवी वर्सेस वी ग्राफ। तो हम सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई गैस आइडियल है तो उसका जो पीवी ग्राफ होगा वॉल्यूम के अगेंस्ट, वॉल्यूम हम कितना भी बढ़ाएं या कम करें, लेकिन जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है हमने पढ़ा था कि वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हमें जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइन मिलना चाहिए अगर ये आइडियल गैस है तो। और ये हमने इस ग्राफ में डॉटेड लाइन से भी दिखाया है। लेकिन जब हम रियलिटी में जो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलता है उसे हम जब यूज़ करते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि जो रियल गैसेस हैं उनका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो हमें हमेशा नहीं मिलता। और इनके ग्राफ के बिहेवियर के बेसिस पे हम इनको दो टाइप की डेविएशन में डिवाइड करते हैं। पहली है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन हम उसे कहते हैं जिसमें शुरुआत से ही, आप देखें इस ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि शुरुआत से ही जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने की बजाय धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि हम जब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रेशर में डिक्रीज़ होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा होगा। जैसे कि पहले हमने वॉल्यूम लिया मान लीजिए 10 और प्रेशर हमें मिला 2, तो पी कितना हो गया 20। अब हमने वॉल्यूम को बढ़ा के मान लीजिए 20 कर दिया, डबल कर दिया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वी है पी है वो 1 हो जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्टली 2 से 1 ना होकर मान लीजिए 1.6 रह गया। तो ऐसे में क्या होगा कि जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ना रह के बढ़ जाएगा। इस केस में कितना हो जाएगा 32, यानी कि ये वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए हमें ग्राफ हमेशा ऊपर स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं। और ऐसे ही डेविएशन को हम कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा पीवी की वैल्यू बढ़ रही है शुरुआत से। अब ऐसा बिहेवियर कौन से टाइप की गैसेस दिखाती हैं? जो नॉन पोलर होती हैं, जिनमें चार्जेस नहीं होते, जैसे कि H2 He, या इसके अलावा हम कोई भी इनर्ट गैस ले लें वो इसी तरह का ग्राफ दिखाएगी। दूसरा टाइप का डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन। इसमें क्या होता है ग्राफ से हम समझते हैं। इसमें शुरुआत में तो जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम टर्म है वो कांस्टेंट ना रहकर डिक्रीज़ होता है।
यानी कि उल्टा इफेक्ट दिखाता है पहले वाले डेविएशन से। पहले वाले डेविएशन में प्रोडक्ट इनटू वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में क्या होता है कि वॉल्यूम जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इसीलिए देखिए आपकी ग्राफ जो है शुरुआत में नीचे जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे हम और वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू पे पहुँच जाता है, मिनिमम वैल्यू पे, मिनिमम। ठीक है, जैसे कि लिए अगर हम इस ब्लू ग्राफ की बात करें तो उसके लिए ये मिनिमम है, और रेड ग्राफ की बात करें तो उसके लिए ये मिनिमम है। ठीक है ना, ये मिनिमम वैल्यू है प्रेशर इनटू वॉल्यूम की। और उसके बाद अगर हम फिर से वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो अब प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है फिर से बढ़ना इंक्रीज़ हो जाता है। यानी पहले क्या हुआ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा, फिर धीरे धीरे एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंचा और उसके बाद फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो रहा है। यानी कि कुछ समय बाद वो भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाना शुरू करता है, बट हमने इसको डिफरेंट दिखाने के लिए नेगेटिव डेविएशन में इसलिए डाला कि शुरुआत में वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। और ऐसा बिहेवियर जनरली वो गैसेस दिखाती हैं जो पोलर हो, जिनमें चार्जेस हो। ठीक है, तो ये हुआ पहला ग्राफ, जिसको हम देखकर ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल हमारे पास प्रूफ है कि जो रियल गैसेस है वो डेविएशन दिखाती है। दूसरा जो ग्राफ है वो है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इसमें हम डायरेक्टली प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ प्लॉट कर रहे हैं। तो अब देखिए, अगर हम किसी गैस को आइडियल कंसिडर करते हैं तो उसका ग्राफ अगर हमें इस तरह से मिल रहा है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये जो रेड वाला ग्राफ है किसके लिए, सॉरी ये ग्रीन वाला ग्राफ है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, अब अगर हम रियल गैस के लिए ग्राफ, सेम ग्राफ प्लॉट करें तो हम ये देख सकते हैं कि जब प्रेशर कम रहता है, लो प्रेशर, तब तो फिर भी इन दोनों ग्राफ में काफ़ी क्लोजनेस है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोअर प्रेशर पे फिर भी जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर दिखा पा रही है या उसके आसपास है। बट जैसे जैसे अब प्रेशर बढ़ रहा है, और अगर हम हाई प्रेशर की बात करें, ऊपर वाली वैल्यू की, तो हाई प्रेशर पे इन दोनों ग्राफ के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो रियल गैसेस है वो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, आइडियल गैस बिहेवियर से उनका डेविएशन भी बढ़ता जाता है। तो ये भी एक ग्राफ हमें सीधा सीधा एक इंडिकेशन देता है, वेरिफिकेशन देता है कि जो रियल गैसेस हैं वो कुछ कंडीशंस में तो आइडियली बिहेव कर सकती हैं, बट उसके बाहर वो डेविएशंस दिखाती हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें डेविएशन आते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जितना प्रेशर हाई होगा और जितना टेम्परेचर लो होगा, डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा, जैसा कि अभी हमने जस्ट ऊपर वाले ग्राफ से देखा था। ठीक है, और इसका अपोजिट हमसे अगर ये पूछा जाए कि किस कंडीशन में रियल गैसेस आइडियली बिहेव कर सकती हैं, तो प्रेशर जितना लो होगा और टेम्परेचर जितना हाई होगा, प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज़्यादा हैं कि रियल गैसेस आइडियली बिहेव करें। तो ये तो हमने कंडीशंस देख ली, लेकिन ऐसा क्यों होता है, अब हमें देखना है रीज़न, ये डेविएशन के क्या रीज़न है। तो डेविएशन इसलिए आता है, या उनके जो रीज़न है वो हमें काइनेटिक थ्योरी के दो पॉस्टुलेट से समझ में आता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जब अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि दो पॉस्टुलेट काफ़ी ज़्यादा काम के हैं। पहला, काइनेटिक थ्योरी ये मानती है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं। ठीक है, हमने ये देखा था, लेकिन हर कंडीशन में हम इस अजम्पशन को सही नहीं मान सकते, क्योंकि अगर ये अजम्पशन पूरी तरह से सही होता और हर कंडीशन में वैलिड होता तो हम गैस को कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। हम कितना भी कूल कर लें, कितना भी प्रेशर बढ़ा लें, पार्टिकल्स जैसे ही पास आएंगे हम उनको रिलीज़ करेंगे, वो दोबारा चले जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं गैस लिक्विफाई होती है, इसलिए कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा जो पॉस्टुलेट है, वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। हमने कहा था एक पार्टिकल के वॉल्यूम को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा फिर से हर कंडीशन में ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए अगर हमने गैस को हाई प्रेशर पे रखा है और लो टेम्परेचर पे रखा है, तो ऐसे में पार्टिकल्स इतने पास रहेंगे कि अब उनके बीच की स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम एक पार्टिकल की वॉल्यूम को निगलेक्ट कर ले।
हाँ, इसके अपोजिट अगर हमने काफ़ी प्रेशर लो रखा हुआ है, टेम्परेचर हाई रखा है, तो पार्टिकल्स बहुत दूर हो सकते हैं। और ऐसे में हम एक बार को कह सकते हैं कि ये पोस्टुलेट सही भी है, बट हर कंडीशन में ये पोस्टुलेट सही नहीं होगा। और यही रीजंस हैं दो मेन कि जिसकी वजह से रियल गैसेस डेविएशन शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है वैंडर वाल्स गैस इक्वेशन, जिसे हम करेक्टेड आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं या रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने समझा कि रियल गैसेस बहुत ज़्यादा कंडीशंस में डेविएशन शो करती है, यानी वो गैस लॉस को पूरी तरह से सही तरह से फॉलो नहीं कर पाती। तो ऐसे में अगर हमें रियल गैसेस के सही बिहेवियर को क्वांटिफाई करना है या कैलकुलेशंस करना है, तो हम जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसे हम डायरेक्टली एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसे यूज़ करेंगे और उस पर बेस कैलकुलेशंस को देखेंगे तो उसमें भी डेविएशंस आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम आइडियल गैस इक्वेशन में जो नेसेसरी करेक्शंस हैं उसे करके एक नया इक्वेशन बनाएं। उसी इक्वेशन को हम कहते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, क्योंकि वैन डर वाल ने ही इन करेक्शंस को किया था और ये इक्वेशन बनाया था। तो अब जब उन्होंने करेक्शन की तो हमें जानना ज़रूरी है भाई कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहाँ पर जो P है वो है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस और VV जो है वो है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब वैन डर वाल ने एक तो इस प्रेशर वाले टर्म में करेक्शन किया था और एक वॉल्यूम वाले टर्म में करेक्शन किया था। तो वन बाय वन वो दोनों करेक्शन को देखते हैं। करेक्शन इन प्रेशर टर्म। अब देखिए, इस चीज़ को आपको समझना है। अगर मैं एक गैस को आइडियल कंसिडर कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और जब पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ऐसे में जब एक पार्टिकल वॉल से जाकर टकराने की कोशिश करेगा तो उसे पीछे खींचने वाला, ड्रैग करने वाला कोई फोर्स नहीं होगा, और ऐसे में वो बहुत ही हाई स्पीड से अपनी पूरी ताकत से टकराएगा और एक हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसे हम PI कह रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरह देखें, रियलिटी में क्या होता है कि जब एक पार्टिकल वॉल से टकराने जा रहा होता है तो उसे अपनी तरफ पीछे आसपास के सराउंडिंग पार्टिकल खींचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो अपनी पूरी स्पीड से जाकर नहीं टकरा सकता। जिस स्पीड से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, और इसीलिए जो उसका प्रेशर रहेगा वो भी थोड़ा सा कम रहेगा, जिसको हम कहेंगे P रियल। तो रिलेशन क्या है कि PI हमेशा बड़ा रहेगा। तो ऐसे में अगर मुझे PI की जगह P रियल इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे P आइडियल में से कोई टर्म माइनस करना पड़ेगा, और यही टर्म को हम कहते हैं करेक्शन टर्म। और ये टर्म क्या था, AN² अपॉन V²। यहाँ पे N आप सब जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, V भी आप जानते हैं, वॉल्यूम। लेकिन जो A है उसको हम एक कांस्टेंट कहते हैं, वैन डर वाल कांस्टेंट। इसलिए इसमें जो करेक्शन बनती है वो क्या बनती है कि अगर हम P आइडियल की जगह P रियल रखें तो वो हो जाएगा P आइडियल माइनस AN² अपॉन V²। ठीक है, दूसरा करेक्शन टर्म था वॉल्यूम में। देखिए, हमने ये भी देखा कि अगर मैं गैस को आइडियल कंसिडर कर रहा हूँ तो उसकी वॉल्यूम हम VI कह रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ पार्टिकल्स के बीच की स्पेस को ही काउंट कर रहे हैं, ना कि जो पार्टिकल की खुद की वॉल्यूम है उसे काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में हमें दोनों ही कंसिडर करना है, पार्टिकल के बीच की वॉल्यूम जो स्पेसेस हैं और पार्टिकल की खुद की वॉल्यूम। इसलिए जो रियल गैस का वॉल्यूम होगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो अगर ऐसे में मुझे V रियल ऑब्टेन करना है तो मुझे VI में कुछ ऐड करना पड़ेगा, और इसी एडिशन वाले टर्म को हम कहते हैं करेक्शन टर्म, जो यहाँ पर है NB। N अगेन नंबर ऑफ मोल्स, B है फिर से वैन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इन दोनों करेक्शन टर्म्स को जब हम एक साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा एक नया इक्वेशन जो बनता है वो होता है P + AN² अपॉन V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर P भी P रियल है और V भी V रियल है, तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इनमें कांस्टेंट आए हैं दोनों, उस पर ध्यान दे लें, इस पर भी बेस क्वेश्चन आता है। A और B को हमने वैन डर वाल कांस्टेंट कहा। A हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, A इज़ द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स।
किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में हमें ए की वैल्यू आइडिया देती है। और ए की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? पोलैरिटी ऑफ गैस। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी ए की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे HF पोलर है, H2 नॉन पोलर है, इसलिए HF के लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। वैसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी हमें किसके बारे में आइडिया देता है? बी इज़ द मेजर ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ अ गैस, क्योंकि ये वॉल्यूम के करेक्शन टर्म से रिलेटेड है। और बी जो है उसकी वैल्यूज मॉलिक्यूल के साइज़ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जैसे N2 है और Cl2 है, सबको पता है Cl2 की साइज़ बड़ी होगी, इसलिए उसके लिए जो बी की वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। अब हमारे आज क्लास के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट PV एंड NRT, यानी जो Z है वो PV डिवाइडेड बाय NRT के इक्वल होता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो Z की वैल्यू होती है वो हमें आइडिया देती है किसी भी रियल गैस के अमाउंट ऑफ डेविएशन के बारे में, कि कोई भी गैस किस कंडीशन पे कितना ज़्यादा डेविएशन दिखा रही है फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो इस डेविएशन के एक्सटेंट को मापने के लिए हमने Z को इंट्रोड्यूस किया है। तो जो बातें आपको मेन काम की याद रखनी है वो यह है कि Z की वैल्यू के बेसिस पे हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर Z 1 के इक्वल है तब तो हम कह सकते हैं PV इक्वल टू NRT है, तो मतलब वो आइडियली बिहेव कर रही है गैस। ठीक है, Z की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, दोनों ही केसेस में गैस क्या है? रियल है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर Z 1 से बड़ा है इसका मतलब है जो PV की वैल्यू है वो 1 से NRT से बड़ी है। जो PV की वैल्यू होगी वो NRT से बड़ी होगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में हम जितना डिक्रीज एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं हो पाता, तभी तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर उतना नहीं कम हो पा रहा है इसका मतलब क्या है कि उसके गैस के पार्टिकल्स आपस में प्रेशर अप्लाई करने से उतनी जल्दी पास नहीं आ पा रहे जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी है वो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम है, क्योंकि अगर कंप्रेसिबिलिटी सही होती तो पार्टिकल्स ज़्यादा पास आते, वॉल्यूम कम हो जाता। वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन उतना कम नहीं हो रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैस। और इस टाइप की गैसेस पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है, ये Z की वैल्यू से भी पता चल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। और ऐसे में जनरली हमने पहले भी देखा था नॉन पोलर गैसेस आती हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट, अगर Z की वैल्यू 1 से छोटी है तो PV जो है वो एक्सपेक्टेशन से और कम हो रहा है। ऐसा तब हो सकता है जब हम गैस को अगर प्रेशराइज कर रहे हैं तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा कंप्रेस हो रही है, उसकी वॉल्यूम और भी ज़्यादा कम हो रही है, इसलिए हम कहते हैं ऐसी गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी आइडियल गैस से ज़्यादा होती है। और इस टाइप के डेविएशन को हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो हमने देखा था इसमें ग्राफ जो है आइडियल गैस के कंपैरिजन में नीचे जा रहा था, क्योंकि PV की वैल्यू जितना हम सोच रहे थे उससे भी नीचे जा रही थी। ठीक है, और इस कैटेगरी में जनरली पोलर गैसेस आती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक और डेफिनेशन है Z की, वो है वॉल्यूम से रिलेटेड। अगर मान लीजिए कोई गैस है, फॉर एग्जांपल CO गैस है, अगर वो किसी कंडीशन में रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है उस समय जो उसका वॉल्यूम होगा उसको हम V रियल कहेंगे। और अगर किसी कंडीशन में वो आइडियली बिहेव कर रही है और उस केस में उसका वॉल्यूम है VI, तो इसके रेशियो को VR/VI को भी हम Z कहते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ द सेम गैस व्हेन इट बिहेव्स आइडियली। एक लास्ट छोटी सी डेफिनेशन है बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट। ये एक ऐसा टेम्परेचर है किसी भी गैस के लिए जिस टेम्परेचर पे वो आइडियली बिहेव करती है। अब अगर हम इस टेम्परेचर की बात करें, इसका सिंबल होता है TB। TB से चाहे हम ऊपर की बात करें चाहे हम नीचे की बात करें, दोनों ही कंडीशन में गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन दिखाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा जिसमें Z की वैल्यू 1 से बड़ी होगी,
और अगर टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है तो ऐसे में वही हमारा नेगेटिव डेविएशन आएगा, जिसमें z की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड बी सेफ। थैंक यू।